नमस्कार। मैं एनके सिंह। आज आपसे एक बहुत ही गंभीर विषय पे चर्चा करनी है। असम के मुख्यमंत्री अक्सर विवादों में अपने भाषण की वजह से, अपने जज्बात की वजह से रहते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल एक अजीब सा रहस्योद्घाटन किया, जो पूरे जो प्रजातंत्र को पसंद करते हैं उनकी सोच की चूल्हे हिला दी। सवाल पूछा गया था उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि असम में सब्जियों के दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं। उनका जवाब था, ये जो मियां मुसलमान हैं, ये असमी लोगों को महंगा बेचते हैं। मियां मुसलमान का मतलब वो 200 साल से जो बंगाल से मुसलमान आके वहां पे रह रहे हैं, ये उनके बारे में। वो वहीं के नागरिक हैं, लेकिन उनको मियां मुसलमान कहा जाता है। तो चीफ मिनिस्टर जिसने संविधान की शपथ ली थी, उसका कहना था कि ये मियां मुसलमान, और मैं आपको एग्जैक्ट उनका सेंटेंस सुनवाता हूं, जिससे आपको लगेगा कि ये देश कहां जा रहा है। उनका सेंटेंस था, मियां मुसलमान के चलते सब्जियों के दाम महंगे हुए। ये मियां व्यापारी हैं जो महंगे दामों पे सब्जियां बेच रहे हैं। गांव में सब्जियों के दाम काफी कम हैं। अगर आज असमी व्यापारी होता तो वो सब्जियों को असमी लोगों को से ज्यादा पैसे नहीं लेता। ये उनका कहना था कि ये मुसलमान जो है, और एक खास जो बंगाल से आए हुए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, ये बहुत पहले की बात है। और जो बंगाल से आए हैं मुसलमान, वो 200 साल से लगातार आए हैं, वो वहां के वासिंदे हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि उनकी वजह से उन्होंने महंगा कर दिया है और ये महंगा करके बेचते हैं। अब अगला सेंटेंस आपको चौंकाएगा कि क्या इस देश में किसी जाति में पैदा, किसी धर्म में पैदा होना गुनाह हो गया है। उनका अगला सेंटेंस था, उन्होंने असमी युवाओं को आह्वान किया है कि वो आके सब्जी बेचें, और उनके लिए जगह कहां दी जाएगी। ये जो पुल है, एक फ्लाईओवर है, उसके नीचे ये सब्जियां बिकती हैं काफी ज्यादा गुवाहाटी में। तो उन्होंने कहा कि मैं उनको सबको खाली करवा दूंगा, और खाली करवा के तुम लोग आओ और तुम यहां बेचना शुरू करो। मतलब वो जो रोजी रोटी से लगे हुए हैं, वो मुसलमान, उनको ये खाली करवा लेंगे जगह और इनको दे देंगे। संविधान की शपथ जब दी थी इस व्यक्ति ने, तो जानते हैं क्या कहा था? विदाउट फियर और फेवर और इल विल। ये कहा था कि हम बिना किसी को से डरे हुए, किसी को फेवर करते हुए, या किसी के प्रति इल विल रखते हुए, दुर्भावना रखते हुए हम न्याय करेंगे। ये शपथ ली थी इस व्यक्ति ने। और कह रहा है ये व्यक्ति जो चीफ मिनिस्टर है, उसका कहना है कि साहब, आप असली युवा आए और हम इनको हटा देंगे। किस तरह का ये होगा। अब हम मोदी जी की तरफ मुखातिब होते हैं। याद होगा आपको, व्हाइट हाउस में जब पूछा एक पत्रकार ने कि भारत में प्रजातंत्र का क्या हो रहा है और वहां पे क्या माइनॉरिटीज की आप सुरक्षा कर पा रहे हैं, क्या आप योजना है, तो मोदी जी का एग्जैक्ट सेंटेंस हम सुनवाते हैं जो उन्होंने कहा है, लोकतंत्र लोकतंत्र हमारे और अमेरिका के, जब होता है दो आदमी बात करते करते, भाई साहब हम आप तो ऐसा नहीं कर सकते, ये उसी भाषा में बोल रहे थे। लोकतंत्र हमारी और अमेरिका के डीएनए में है। जरा गौर कीजिएगा, किसी के प्रति भेदभाव नहीं होता। हमारे बुजुर्गों ने हमारे संविधान में लिखा है। इसीलिए नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मोदी जी ने दो बाद में जोड़े। 2014 के नारे में सबका साथ, सबका विश्वास विकास था। उसके बाद 2018 में विश्वास आया, फिर आगे बढ़ा के प्रयास कर दिया। अब ये मुस्लिम युवा भी तो प्रयास कर रहे हैं, जो वहां व्यापारी है उनका भी प्रयास है, लेकिन आपका चीफ मिनिस्टर उस प्रयास को खारिज कर देगा। मोदी जी कैसा प्रजातंत्र है जिसमें आपने कहा है कि ये हमारे और अमेरिका के डीएनए में है, नसों में है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं।
ये कौन सा लोकतंत्र होगा मोदी जी, जिसमें आपका चीफ मिनिस्टर, वैसे वो आपका नहीं था, वो कांग्रेस का था, आप तोड़ के लाए थे, और जाते हैं कि जब किसी और जगह से आता है तो प्याज थोड़ा ज्यादा खाता है। तो ये हेमंत बिस्व शर्मा मेरे ख्याल से प्याज थोड़ा ज्यादा खा रहे हैं, और भी लोग खाते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही खा रहे हैं। और उसके पीछे वजह ये है कि ये बताना चाहते हैं कि नेशनल पॉलिटिक्स में भी हमारे लिए कोई जगह हो। अगर योगी जी के लिए हो सकती है जगह, जो गेरुआ पहनते हैं, हार्डकोर हिंदुत्व की इमेज है, तो मैं भी तो साहब वही हूं, मैं भी तो यही सब कर रहा हूं। तो ये उसका मैसेज है। अब मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि अगले 24 घंटे में भूटान से बाढ़ आ रहा है, और भूटान का पानी छोड़ा गया है, तो असम में बाढ़ का अंदेशा है। कोई ताज्जुब नहीं कि कल चीफ मिनिस्टर महोदय यही कहें कि ये भी मियां मुसलमानों की वजह से बाढ़ यहाँ आ गया है, लिहाजा इनको तो यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, ये बाढ़ लाते हैं। कोई ताज्जुब नहीं। आपको याद होगा कोरोना हुआ था, तो 2019 अप्रैल की बात है, कोरोना अपने स्वभाव पे आ गया था। 2019 अप्रैल की बात है, 2020 की। और कहा यह गया कि सुपर स्प्रेडर है मुसलमान, और उनको डिमोनाइज किया गया, एक दानवीकरण किया गया कि सारा कोरोना इन्हीं की वजह से फैला है, क्योंकि इन्होंने एक कोई रिलीजियस कांग्रेगेशन किया, और उसके बाद से ये फैल गया। नतीजा ये हुआ कि आपको कभी कभी अफसोस भी होगा कि किस तरह की हमारी डेमोक्रेसी इस समय काम कर रही है। तो दो लोग थे उसमें, महबूब अली 27 साल का लड़का था, उसको घेर के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कुछ लोगों ने कहा नाम बता, और फिर उसको इतना पीटा कि वो शायद काफी दिन हॉस्पिटल में रहा। ये हालत थी उसकी, और कहा गया कि कोरोना फैला रहा, और शब्द यूज किया गया, कोरोना जिहाद हो रहा है, कोरोना जिहाद हो रहा है। पहले तो था कि कुछ दिनों तो ब्यूरोक्रेसी का जिहाद चला, और बाकी जो लव जिहाद जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। हम किस तरह एक कम्युनिटी को डिमोनाइज कर रहे हैं, दानवीकरण कर रहे हैं मोदी जी। ये यही डेमोक्रेसी है क्या? ये नस नस में हो गई है। तो ये नस नस में हमारे कौन सी डेमोक्रेसी है? और अब आगे देखिएगा, ये नॉर्थ ईस्ट का था। एक अन्य किस्सा हुआ, और ये कहा गया, वो कहीं से रिटायर हुआ था, वो आदमी सरकारी नौकरी में था, उसको भी घेर के यही किया गया। नतीजा ये हुआ कि मुसलमान घर से निकलना छोड़ दिए। उनको कहा गया कि सुपर स्प्रेडर हैं, ये कोरोना जिहाद कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। बाद में, और यहां तक नहीं, सरकार के उस समय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ज्वाइंट सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखे तो यही तस्दीक की गई थी कि हाँ साहब, ये इनकी वजह से फैला है। तो कोरोना आए तो ये खतरा हो जाए, सब्जियों के दाम बढ़े तो भी मुसलमान जिम्मेदार है, और कोई ताज्जुब नहीं कि बाढ़ भी आए तो कहा जाए कि ये मुसलमान ही जिम्मेदार हैं। अब इसका हश्र क्या हो रहा है? इन सब से होता क्या है? इसका नतीजा क्या हो रहा है? मैं आपको इसी गंभीर चर्चा में ले जाना चाहता हूं। यहां तक जो हो रहा है वो है, अब अभी आपने देखा होगा कि देवरिया एक उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, एक बीजेपी के एमएलए ने कहा कि साहब मुसलमानों से आप कोई सामान ना खरीदिए। और याद करिए, कितने अखबारों में जो भक्त चैनल, भक्त अखबार हुआ करते थे, वो कह रहे थे कि किस तरह मुसलमानों ने स्प्रेड किया है रोटी और किसमें क्या क्या करके। वो किस्सा आपको याद होगा। तो ये लगातार ये सिलसिला चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसका खतरा साधारण नहीं, इसका हश्र क्या है, अब हम उसको बताने जा रहे हैं। भारत सरकार का एक नया स्टडी आया है इस साल 2019-20 में। जो मुसलमान लड़के हायर एजुकेशन में जाना चाहते थे, उनका संख्या लिया है, और 20-21 में लिया है। आप ताज्जुब करेंगे, ये मुसलमान लड़के हायर एजुकेशन में जा नहीं रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में नहीं जा रहे हैं, आपकी इस दहशत की वजह से। आप जानते क्या स्थिति हो गई है? जहां जहां बीजेपी गवर्नमेंट है, उसमें ये लड़के आगे जा ही नहीं रहे हैं। जा कहां रहे हैं? केरल में जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल में जा रहे हैं, इन दोनों जगह पे ये काफी जा रहे हैं, और आंध्र प्रदेश में जा रहे हैं। लेकिन सबसे कम एक साल के अंदर 2019-20 और 20-21 के आंकड़े अगर आप देखें,
तो आप देखेंगे कि 30% लड़के गुजरात में जो मुसलमान के लड़के हैं वो इंटरमीडिएट के बाद कॉलेजेस में नहीं जा रहे हैं। वजह जानते हैं क्या है? ये वही दहशत जो आपने फैलाई, दहशत की वजह से वो शिक्षा नहीं पा रहे हैं। तो मोदी जी, आपने सबका प्रयास कहा है, प्रयास तो यहाँ पे रोक दिया आपने। आपने सबका विश्वास कहा है, कहां मुसलमानों का विश्वास आपको मिल रहा है? आप इस हकीकत को समझे, डीएनए में आपके डेमोक्रेसी नहीं है, डीएनओ में एक एक नाराजगी है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके। और ये आंकड़े आपके हैं, ये ऑल इंडिया जो ये सर्वे होता है हायर एजुकेशन का, ये उसके लेटेस्ट आंकड़े हैं। और आप जानते हैं आंकड़े क्या है? असम में 28% ये लड़के कम हुए हैं। जहां पे ये चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि सब्जी के दाम क्यों बढ़े हैं, तो साहब वो मुसलमानों की वजह से बढ़े हैं, वो सस्ता नहीं बेचते हैं। जरा सोचिए किस तरह की डेमोक्रेसी आपकी होगी। आज मुसलमान दहशत में है और आप कह रहे हैं अमेरिका में जाके कि बहुत अच्छी स्थिति है और हमारे रगों में डेमोक्रेसी बह रही है। ये डेमोक्रेसी आपकी असली है। अब मैं अगला आंकड़ा सुनाता हूं। जेएनयू में एक युवा लड़का, हायर एजुकेशन कैसे हुआ? जेएनयू में एक लड़का 2016 में, नजीब अली, नजीब अली अचानक गायब हो गया। कुछ किसी से वाद विवाद हुआ था, हल्का सा कम्युनल टेंशन था, और रातों रात, एक रात 14-15 को, 14-15 की रात को है अक्टूबर की, नजीब गायब हो जाता है। और उसके बाद 2 साल तक दिल्ली पुलिस उसे खोज नहीं पाती है, केस क्लोज करने जाती है। फिर बाद में हंगामा हुआ तो उसको सीबीआई को दिया गया। आज 6 साल हो गए हैं, नजीब अली का पता नहीं लगा, नजीब अली गायब ही रहा। यही वो दहशत है जिसकी वजह से मुसलमान लड़के आपके पढ़ने नहीं जा रहे हैं हायर एजुकेशन में। कहां है आपका सबका साथ? कहां है सबका प्रयास? वो लड़के तो पढ़ना चाहते थे। अगर 2019-20 में वो पढ़ सकते हैं असम में, अगर वो पढ़ सकते हैं गुजरात में, अगर वो पढ़ सकते हैं यूपी में, तो आखिर ये क्या हो गया? तो मोदी जी, आपके प्रजातंत्र एक पूरा खोखला तंत्र है और इसको गौर से देखिए तब हकीकत समझ में आएगी। अब मैं इसके आगे का बताता हूं। ये जेएनयू का किस्सा आपने देखा, एक मुसलमान लड़का गायब हो गया। इसके बाद आपने देखा कि कोरोना में किस तरह आपने मुसलमानों को डिमोनाइज किया, उनका दानवीकरण किया और कहा कि इनकी वजह से फैला है। और उसके बाद, अब इसके बाद देखिए, ये जो लड़कों का हम बता रहे हैं आपको कि हायर एजुकेशन में नहीं जा रहे हैं, इसके पीछे अगर सोशियोलॉजिकल स्टडी की जाए तो एक ही चीज निकलेगी कि अगर वो पढ़ भी ले तो जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही हैं। अगर वो पढ़ ले तो लिहाजा अब उन्होंने छोड़ दिया है कि वो पढ़ेंगे भी नहीं। तो मेरे ख्याल से ये जो शिक्षा का है, ये शिक्षा का स्तर नीचे आ जाएगा। और ये जो मुस्लिम लड़कों का ड्रॉप हुआ है कि इंटरमीडिएट के बाद वो हायर एजुकेशन में नहीं जा रहे हैं, ये काफी बड़ा हुआ है। जनरल अगर आप देखेंगे पूरे देश का औसत है कि ये 7.5% बढ़ा है पिछले 2019-20 के मुकाबले 20-21 में। लेकिन वही मुसलमानों का घट गया है, 4.6 हो गया है 5.7 से। वो पढ़ने नहीं जा रहे हैं और ये दहशत की वजह से नहीं जा रहे हैं जो हायर एजुकेशन में आपके जो तमाम अनुषांगिक संगठन हैं उनके दबाव की वजह से वो नहीं जा रहे हैं। और फिर एक ये भी मतलब है कि अगर वो जाएंगे तो उनको मिलेगा क्या? तो मैं एक ही चीज कहूंगा, फानी बदायूनी का एक शेर है, जीने भी नहीं देते, मरने भी नहीं देते, जीने भी नहीं देते, मरने भी नहीं देते, क्या तुमने मोहब्बत की हर रस्म उठा डाली? मोदी जी, आज वो पूछ रहा है आपसे कि कहीं तो हमें बताओ, हम अगर रोजगार करें तो महंगाई बढ़ा देते हैं, हम अगर इस पढ़ने जाए तो वहां पे हमारी जो स्थिति होती है, घर से बाहर निकलते हैं तो दिक्कत होती है। और ये बात हम नहीं कह रहे मोदी जी, आपके अपने रिपोर्ट्स बता रहे हैं। ये रिपोर्ट आपकी है जिसमें मुस्लिम यूथ जो है उनका नंबर ड्रॉप कर रहा है। तो मोहब्बत की हर रस्म आपने, प्रजातंत्र की तो हर रस्म आपने खत्म कर दी है। कोई एक रस्म बताइए जो बची हो जिससे ये माइनॉरिटी
आपने उनको टिकट देना तो छोड़िए, टिकट आप पूरा गवर्नमेंट देख लीजिए, गवर्नमेंट पे कोई नहीं है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये बायसनेस बहुत महंगा पड़ेगा इमेज के टर्म्स में। और यही होता है कि जब वी डैम की डेमोक्रेसी रिपोर्ट आती है तो आप नीचे होते हैं, तब आपको ऐतराज होता है कि फॉरेन की एजेंसीज हमारे पीछे लगी हैं, भारत का इमेज खराब कर रही हैं। विश्व गुरु बनने के लिए आपको बड़ा दिल रखना पड़ेगा। और ये नसों में डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, काम में दिखाई देनी चाहिए। मुसलमान लड़कों के साथ भी वही व्यवहार हो राज्य का जो हिंदू लड़कों के साथ होता है। जेएनयू का लड़का अगर गायब हुआ है, आज तक नहीं मिला, तो उस पे दर्द आपको भी होना चाहिए, हम सबको होना चाहिए। आज इतना ही, किसी बड़े मुद्दे पे आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए